आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 1D एरे विथ एग्जाम्पल, या 1D एरे को उदाहरण के साथ समझाइए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरे को उदाहरण के साथ समझाइए, या 1D एरे को उदाहरण के साथ समझाइए, या 2D एरे को उदाहरण के साथ समझाइए, तो सारे ही क्वेश्चन के लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं। बस आप कर ये सकते हैं कि जब आपको 1D एरे पूछा जाए तो इस आंसर में से बस 1D एरे वाला पार्ट लिखिए, और जब 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पूछा जाए तो आप बस 2D एरे वाला पोर्शन लिखिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरे के बारे में समझाइए तो फिर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा आंसर लिखना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो एरे को उदाहरण के साथ समझाइए, इस क्वेश्चन के आंसर में जो सबसे पहली लाइन आप लिख सकते हैं वो होगी कि एरे सी प्रोग्रामिंग में एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक ही तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हमारे पास काफ़ी सारे डेटा हैं जो कि सारे ही इंटीजर है, या सारे ही फ्लोट हैं, या सारे ही कैरेक्टर टाइप के हैं, तो हम उन सारे ही इंटीजर्स या फ्लोट या कैरेक्टर्स को एक ही एरे में स्टोर कर सकते हैं। यह एक लाइन में समान प्रकार के कई वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो एरे क्या करता है? एक ही लाइन में अगर आपको कई वैल्यूज़ को जो कि एक ही तरह की है उनको स्टोर करना हो तब आप एरे का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एरे है हमारे पास जिसका नाम है ARR नाम का एक एरे है, और उस एरे में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट्स है हमारे पास इस एरे में। और हमने यहाँ पे क्या किया कि एक ही एरे में ये 6 एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं, और सारे एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पे जब आपने एक इंटीजर एरे बनाया है तो वो इंटीजर एरे सिर्फ इंटीजर एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकता है। जैसे कि आप अभी डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है एरे एलिमेंट्स है, ये 2 4 10 5 15 3, ये सब क्या है? एरे एलिमेंट्स है। और ये जो 0 1 2 3 4 5 है, ये एरे इंडेक्स है। अगर हमें इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम एरे इंडेक्स का यूज़ करेंगे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। एरे का उपयोग एक ही नाम के अंतर्गत कई वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिन्हें इंडेक्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम पहले वेरिएबल बना रहे थे तो एक वेरिएबल में बस हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते थे, लेकिन अगर आपको एक ही वेरिएबल नाम के अंदर कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना हो तो आप एक एरे बना देंगे। एरे बनाकर आप एक ही वेरिएबल के नाम में आप कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो एरे के प्रकार, एरे जनरली दो तरह के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को हम 2D एरे भी बोलते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D एरे, 3D एरे, और उसके आगे आप जितने चाहें उतने डायमेंशन ऐड करके नए एरे बना सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होते हैं, मोस्ट जनरल होते हैं, वो होते हैं 1D एरे और 2D एरे। ये हम जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 1D एरे में क्या होगा? केवल एक ही दिशा में डेटा को स्टोर करता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा को स्टोर करेगा। और जो 2 डायमेंशन एरे होगा वो क्या करेगा? मैट्रिक्स या टेबल के रूप में डेटा को स्टोर करेगा। तो चलिए दोनों एरे को हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक 1D एरे और 2D एरे दोनों का चित्र बना हुआ है। इस चित्र में हमने ये दिखाना चाहा है कि 1D एरे एक हमारे पास है जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स स्टोर किए हैं, 1 2 3 4। हम चाहें तो इस 1D एरे को
2D एरे में भी बदल सकते हैं। 1D एरे में जो इंडेक्स होता है वो एक सिंगल डिजिट का होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अब 3 के बाद जो अगला एलिमेंट होगा वो 4 में स्टोर होगा, क्योंकि हम एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए। लेकिन 2D एरे में ऐसा नहीं होगा, हम दो दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक दिशा हमारी रो होती है और दूसरी दिशा हमारी कॉलम होती है, तो हम दोनों दिशा में आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए 2 डिजिट्स चाहिए होती है। पहली डिजिट बताती है कि रो कौन सी होगी और दूसरी डिजिट बताती है कि कॉलम कौन सा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो 1 है, ये जो एलिमेंट हमारे पास 1 है, ये 0th रो और 0th कॉलम में है, इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए हमने 0 इंडेक्स लिखा है। उसी तरीके से ये जो 2 है एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट हमारे पास है, ये 0th रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, 0th रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसी तरीके से ये जो 3 एलिमेंट है जो कि जिसकी वैल्यू 3 है, ये फर्स्ट रो में है और 0th कॉलम में है। और वैसे ही ये जो 4 है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। एरे में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, इसीलिए रो भी और कॉलम भी हमने 0 से शुरू किया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स। तो 1 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम कुछ इस तरीके का सिंटेक्स यूज़ करते हैं। ये सिंटेक्स वैसा ही है जैसे हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते थे। हम क्या करते थे कि वेरिएबल का नाम लिखते थे और वेरिएबल का नाम लिख कर हम बताते थे कि वेरिएबल किस टाइप का होगा। और तो एरे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है कि हम नाम लिखने के बाद, आइडेंटिफायर का नाम लिखने के बाद, उसका टाइप बताने के बाद हम साइज़ भी बताएं कि ये एरे कितना एलिमेंट स्टोर करेगा, कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, ये भी हमें बताना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम किसी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जाम में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि डेटा टाइप मतलब क्या है, कि जिस टाइप का एरे हमें बनाना है, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर। उसके बाद में आप बता सकते हैं कि एरे नेम में हम एरे का नाम लिखेंगे, जो भी हम एरे का नाम रखना चाह रहे हैं। उसके बाद में एरे साइज में हम बताएंगे कि एरे में हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद में चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 डायमेंशनल एरे का, तो उससे कॉन्सेप्ट हमारे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। 1D एरे को समझाने के लिए यहाँ पे एक C प्रोग्राम लिखा गया है, जिसमें सबसे पहली लाइन है हैज़ इंक्लूड stdio.h, जो कि हर C प्रोग्राम में एक कॉमन लाइन होती है। उसके बाद में हमने एक मेन फंक्शन लिखा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे प्रोग्राम में। बिना मेन फंक्शन के कोई भी C प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा है, तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने एक एरे बनाया है, एरे को डिक्लेयर किया है। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमने एरे का नाम लिखा है, एरे का नाम यहाँ पे है नंबर्स, और हमने बताया है कि नंबर्स नाम का एरे इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। फिर हमने बताया है कि इस एरे में 5 एलिमेंट हम स्टोर करेंगे और पांचों एलिमेंट को हमने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया है। हमने बता दिया है कि पांचों एलिमेंट में पहला 10 होगा, दूसरा 20 होगा, तीसरा 30 होगा, चौथा 40 होगा और पांचवा 50 होगा। अगर एरे का लॉजिकल डायग्राम हम बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरीके बना सकते हैं कि हमारे पास ये एक एरे है, 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट होंगे। पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, दूसरे एलिमेंट का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। 5 साइज का एरे है तो इंडेक्स हमारा 4 तक होगा। पहले इंडेक्स में जो हमारा एलिमेंट है वो है 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40 और उसके बाद 50। तो ये हमारा एरे है जिसका नाम है नंबर्स नाम का एरे है ये हमारे पास। अब हमें एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने क्या कर दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख दिया एलिमेंट्स इन द एरे। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन में ऐसा लिख के आ जाएगा कि एलिमेंट्स इन द एरे। उसके बाद में हमने क्या किया, एक लूप लगाया है। इस लूप में हमने i को डिक्लेयर किया है और इनिशलाइज किया है 0 से। तो i की वैल्यू जो है, i की वैल्यू वो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक इटरेट होगी। लेकिन जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 5 जो है 5 से छोटा नहीं है। तो उसके बाद हमारा लूप 5 में i की वैल्यू 5 में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन i की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 के लिए हमारा लूप चलेगा। तो जब i की वैल्यू 0 के लिए हमारा लूप चलेगा तो इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की वजह से
जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन में लिख के आएगा नंबर्स, और ये परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू। तो सबसे पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू रहेगी 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद इस परसेंटेज डी की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर्स, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0। तो नंबर्स एरे में 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो नंबर्स एरे में 0 इंडेक्स में एलिमेंट है 10, तो ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आई की वैल्यू 1 के लिए सेम फिर नंबर्स लिख के आएगा आउटपुट स्क्रीन में और 1 लिख के आएगा, और यहाँ पे इसकी वजह से नंबर नाम के एरे के 1 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, तो 1 इंडेक्स में है 20। तो ऐसे ही कर करके हमारे सारे एलिमेंट्स जो होंगे प्रिंट हो जाएंगे इस लूप की मदद से। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा i = 5 पे, तो हमारा रिटर्न एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप चाहें तो अपने एग्ज़ाम में ऐसे आउटपुट करके इन सारी लाइंस को लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आगे बढ़ने से पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन होने के बाद कैसे दिख रहा है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वही प्रोग्राम है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं हम। तो इस प्रोग्राम को रन करने पर हमें वही आउटपुट मिल रहा है जो अभी हमने समझा था। तो इस तरीके से हम किसी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और बाद में उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, अपने एग्जाम में बता सकते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन हमने कैसे किया और हमने एरे की वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट किया। उसके बाद चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे लेकिन उसको इनिशियलाइज हम शुरुआत में नहीं करेंगे। एरे की वैल्यू के लिए हम एक लूप चलाएंगे और उस लूप के थ्रू हम यूज़र से एरे की वैल्यूज़ को मांगेंगे और उसके बाद में जब हमारे पास एरे की वैल्यूज़ आ जाएंगी उसके बाद में उन वैल्यूज़ को हम प्रिंट करेंगे। तो प्रोग्राम एकदम सिंपल है, प्रोग्राम बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमने अभी ऊपर समझा था। इस प्रोग्राम में हम पहले मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं, हम यूज़र को बोल रहे हैं कि एंटर 5 नंबर्स, यूज़र से 5 नंबर एंटर करने को बोल रहे हैं और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं। इस लूप में हम आई की वैल्यू को 0 से लेकर 4 तक इटरेट करेंगे, 0 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास एरे के 4 इंडेक्स हैं, 5 इंडेक्स हैं 0 से लेकर 4 तक। उसके बाद में हम यूज़र को मैसेज दिखाएंगे कि मतलब नंबर आपको कौन सा एंटर करना है। नंबर जैसे जब पहली बार ये लूप चलेगा तो आउटपुट हमें आउटपुट में दिख के आएगा कि नंबर आई की वैल्यू क्या है 0, तो नंबर 0 और यूज़र हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम नंबर 0 एंटर करें। तो जब हम नंबर 0 यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए 10, तो 10 जो है वो कहाँ चला जाएगा, नंबर 0 नाम के एरे में चला जाएगा इस लाइन की वजह से, स्कैनएफ की वजह से। तो ये प्रिंटएफ की वजह से हमें ये आउटपुट में ये दिखेगा मैसेज, और जब हमने नंबर एंटर किया, जब हमने वैल्यू एंटर करी, तो इस लाइन की वजह से ये हमारा एरे में इंसर्ट हो जाएगा, हमारा डेटा एरे में इंसर्ट हो जाएगा इस लाइन की वजह से। ठीक है, तो पहला डेटा जाएगा 0 इंडेक्स में, फिर उसी तरीके से हमें दोबारा मैसेज लिख के आएगा कि नंबर 1, मतलब 1 इंडेक्स पे आपको कौन सा नंबर एंटर करना है, तो हम बता देंगे मान लीजिए 20। दूसरे इटरेशन में ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो जो भी हमने 20 दिया है ये एरे के फर्स्ट इंडेक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम पांचों एलिमेंट्स जो है एंटर करा देंगे और उसके बाद में पांचों एलिमेंट को हम इस प्रिंटएफ की मदद से, इस लूप की मदद से हम प्रिंट कर देंगे। और फॉर लूप अभी हमने ऊपर समझा कि कैसे हम फॉर लूप का यूज़ करके हम एरे में मौजूद वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने से हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें हम इनपुट यूज़र से ले रहे हैं और बाद में यूज़र के दिए हुए इनपुट को हम आउटपुट करा रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वही प्रोग्राम है जो हमने अभी समझा है। इस वाले फॉर लूप में हमने इनपुट लिया है और इस वाले फॉर लूप में हमने क्या किया है, आउटपुट को प्रिंट किया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, तो रन करने के बाद मुझे सबसे पहले देखिए मैसेज आया कि एंटर 5 नंबर्स। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, प्रिंटएफ एंटर 5 नंबर, यहाँ से मुझे ये मैसेज आया। उसके बाद में
हमें ये मैसेज आया कि नंबर्स एरे में 0 इंडेक्स पे आपको कौन सा एलिमेंट एंटर करना है, तो ये इस लाइन की वजह से आया। फिर हमने मान लीजिए कि एक एलिमेंट एंटर किया 10, तो अब ये 10 जो है कहाँ चला गया, इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से ये हमारा एरे में 0 इंडेक्स पे चला गया, कौन 10। उसके बाद में हम दूसरा एलिमेंट एंटर कर सकते हैं, मान लीजिए 50, तीसरा एलिमेंट मान लीजिए 56, चौथा एलिमेंट मान लीजिए 38 और पांचवा एलिमेंट मान लीजिए 98। हमने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे हमने इनपुट दिया है और उसके बाद में हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है कि यू एंटर्ड कहाँ से आया, यहाँ से आया। यू एंटर्ड 0 1 2 3 4 सारे इंडेक्स के एलिमेंट हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिल गए हैं। तो इस तरीके से हम यूज़र से किसी एरे में इनपुट ले सकते हैं और फिर जो हमें एरे में इनपुट मिला है उसको हम आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आउटपुट स्क्रीन में इस तरीके से जो आपका आउटपुट आने वाला है एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रोग्राम की वजह से ये आउटपुट आएगा। उसके बाद में आप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि यूज़र इनपुट कैसे ले रहा है और प्रिंट करने में आप एरे की वैल्यूज़ को कैसे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कर पा रहे हैं। उसके बाद में चलिए समझते हैं 2 डायमेंशनल एरे को। तो 2D एरे का उपयोग तब किया जाता है जब हमें डेटा को मैट्रिक्स या टेबल के रूप में स्टोर करना हो। तो अगर हमें डेटा को मैट्रिक्स या टेबल के फॉर्म में स्टोर करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, 2D एरे का। तो 2D एरे का सिंटेक्स कैसा होता है, 2D एरे का सिंटेक्स वैसा ही होता है जैसे 1D एरे का होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जहाँ हम एरे का साइज़ दे रहे थे अब यहाँ पे हमें 2 साइज़ देनी पड़ेगी, हमें रो के साइज़ प्लस कॉलम के साइज़ दोनों देनी पड़ेगी क्योंकि हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। तो चलिए इस 2D एरे को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सी प्रोग्राम बना हुआ है, सी प्रोग्राम एकदम वैसा ही है। पहली लाइन हैज़ इंक्लूड, दूसरी लाइन में हमने क्या किया, मेन फंक्शन शुरू किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे को हमने डिक्लेयर किया है प्लस इनिशलाइज भी किया है। अब देखिए एरे का नाम हमने रखा है मैट्रिक्स, एरे का नाम क्या है, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स नाम का एरे इंटीजर वैल्यूज़ को ही स्टोर करेगा और एरे का जो साइज़ है वो क्या है, 3 रो होंगी इसमें और 3 कॉलम होंगे। एरे में 3 रो होंगी और 3 कॉलम। तो देखिए ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो हमने 3 बाई 3 का एक हमने एरे डिक्लेयर किया और हमने उसमें वैल्यू इनिशलाइज कर दी। तो ये 9 वैल्यू है क्योंकि 3 बाई 3 का जब एरे होगा तो हम टोटल उसमें 9 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो हमने ये 9 वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया है अपने एरे में। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एरे है। ये एरे कैसा बनेगा, ये एरे कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बनेगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, आप इसको टेबल भी बोल सकते हैं। तो पहला एलिमेंट है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो पहला एलिमेंट जो है 0 0 इंडेक्स पे है, दूसरा एलिमेंट 0 1, तीसरा एलिमेंट 0 2। इस तरीके से जो ये चौथा एलिमेंट है ये 1 0 इंडेक्स पर है और फिर ये 1 1 इंडेक्स पे और ये 1 2 इंडेक्स पे। ठीक है, इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स का इंडेक्स लिख सकते हैं, जैसे 2 0, 2 1 और 2 2। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्स हो गए। इन इंडेक्स की हेल्प से हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इंडेक्स कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जब हम अपने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स हमने लिखा और एलिमेंट्स जो भी मैट्रिक्स में उनको हमने प्रिंट करना शुरू किया। तो जैसे 1D एरे को प्रिंट करने के लिए हम एक ही फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे, लेकिन 2D एरे को प्रिंट करने के लिए हम 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे और ये फॉर लूप जो होंगे वो नेस्टेड फॉर लूप कहलाते हैं। नेस्टेड मतलब कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है। ठीक है, मतलब i की वैल्यू 0 के लिए ये जो अंदर वाला लूप होगा ये 3 बार चलेगा, j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू छोटी है 3 से। ठीक है, तो छोटी है 3 से मतलब कि i की वैल्यू 0 1 2 के लिए। ठीक है, लेकिन जब i की वैल्यू 0 होगी तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अंदर, और अंदर ये लूप पहले चलेगा 3 बार। ठीक है, अंदर वाला लूप 3 बार चलेगा। तो j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 के लिए चलेगा। तो हमारे जो एलिमेंट एक्सेस होंगे वो पहला एलिमेंट एक्सेस होगा 0
0, फिर दूसरा एलिमेंट एक्सेस होगा इस लूप की वजह से दूसरा एलिमेंट एक्सेस होगा 0 1 और तीसरा एलिमेंट एक्सेस होगा 0 2। तो इस तरीके से 0 0 मतलब ये 1, 0 1 मतलब ये 2 और 0 3 मतलब 0 1 मतलब ये 2 और 0 2 मतलब ये 3 प्रिंट होके हमें आ जाएगा। उसी तरीके से जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा, जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इस लूप के ब्रेक होने के बाद हमारा जो कंट्रोल है फिर से जाएगा आउटर लूप में, ठीक है। आउटर लूप में जाकर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर हमारा लूप दोबारा चलेगा j की वैल्यू 0 से, j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 के लिए। तो जब दूसरी बार हमारा ये आउटर लूप चलेगा और उसके बाद जब इनर लूप चलेगा तो हमारे जो एलिमेंट एक्सेस होंगे वो कौन से होंगे, i की वैल्यू 1, फिर j की वैल्यू 0, फिर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, फिर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। इसका मतलब कि 1 0 मतलब ये एलिमेंट, 1 1 मतलब ये एलिमेंट और 1 2 मतलब ये एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेस्टेड लूप की वजह से हमारे सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 जो होंगे प्रिंट होके आउटपुट स्क्रीन में आ जाएंगे। और प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया है, वैसे जैसे हमने 1D एरे में किया था, हमने एरे का नाम लिखा है और जिस इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना हो उस इंडेक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है। जब पहली बार लूप चल रहा था तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और j की वैल्यू 0 1 2 में पहले j की वैल्यू 0 होगी तो एक एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर j की वैल्यू 1 होगी, दूसरा एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर j की वैल्यू 2 होगी तो तीसरा एलिमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद में हमने क्या किया कि जैसे ही हमारा इनर लूप खत्म हो रहा था तो हमने क्या किया था कि /n को भी प्रिंट करा दिया था। उससे क्या होता, हमारा कंट्रोल जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाता। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम लिखा, काफ़ी इजी प्रोग्राम है और आप एग्ज़ाम में चाहें तो उसके बाद में इस तरीके से आउटपुट लिख सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ये पहले रो के एलिमेंट, दूसरे रो के एलिमेंट और तीसरे रो के एलिमेंट इस तरीके से प्रिंट होके आएंगे। उसके बाद में आप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि हमने प्रोग्राम में क्या किया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। तो 2D एरे को समझने की इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा जो आप देख पा रहे हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन में, ठीक है। इसमें हमने यूज़र से इनपुट लिया नहीं है, इसलिए रन करते ही हमें डायरेक्ट आउटपुट मिल जा रहा है। अगर हम यूज़र से इनपुट मांग रहे होते तो हमें हर एक एलिमेंट को बारी बारी से एंटर कराना पड़ता, लेकिन इस प्रोग्राम में हम जब एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हम एरे को इनिशियलाइज भी कर दे रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट हम एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कर पा रहे हैं नेस्टेड लूप की मदद से। इतना करने के बाद आप लास्ट में जब अपना आंसर ख़त्म करें तो कंक्लूजन या निष्कर्ष लिख सकते हैं कि सी में एरे एक शक्तिशाली डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें एक ही प्रकार के डेटा को ऑर्गेनाइज करने की अनुमति देता है। मतलब हम एरे में एक ही तरह के डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यह डेटा को मैनेज करने में आसानी प्रदान करता है, डेटा को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं और विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आपको समान प्रकार के कई वैल्यूज़ को एक साथ काम करना हो, ठीक है। समान प्रकार के कई वैल्यूज़ पे अगर आपको एक साथ काम करना है तो फिर आप एरे का यूज़ करिए। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।